नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम आर्थिक भूगोल में देखेंगे एनर्जी क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट को। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है ये। तो ऊर्जा संकट हम देखेंगे होता क्या है ये, और ऊर्जा जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो है ऊर्जा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है। ठीक है, तो बिना ऊर्जा के कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वो विकास नहीं कर सकती, वो रन नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, सीधे सीधे समानुपाती होता है किसके, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम के। जैसे जैसे यानी कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों के जो ऊर्जा कंज्यूम करने की यानी उपभोग करने की क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो पर कैपिटा एनर्जी जो कंजम्पशन होता है वो अधिक होता है, और जो विकासशील देश होते हैं या फिर अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो ऊर्जा उपभोग होता है प्रति व्यक्ति वो बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसे ही राज्य स्तर पे अगर देखेंगे तो आप जो विकसित राज्य हैं यानी कि जैसे भारत में ही जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं वो विकसित राज्य हैं कंपेयर टू उत्तर भारत के, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी यानी जिन राज्यों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है ऊर्जा उपभोग जो है प्रति व्यक्ति अधिक होगा। तो देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक विकास एवं उच्चतर जीवन स्तर के लिए ऊर्जा का उपयोग क्या है, आवश्यक है। आर्थिक विकास करना है अगर आपको तभी भी ऊर्जा चाहिए, या फिर अगर आपको अच्छा हाई क्वालिटी लाइफ का अगर जीवन स्तर भी चाहिए अगर, तो वो भी क्या है, उसके लिए भी ऊर्जा आपको चाहिए होगी। समय के साथ क्या है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का मानव ने क्या किया है, विकास किया है। तो मानव ने जो है समय समय पे जो है नए नए ऊर्जा के स्रोतों का विकास किया है। जैसे पहले जो है प्राचीन मानव, जो आदि मानव टाइप का था, वो किस तरह की एनर्जी का यूज़ करता था, वो फिजिकल एनर्जी, यानी कि मानव जो होता है अपने आप जो ऊर्जा का उत्पादन करता है काम को करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक ऊर्जा। तो प्रारंभ में क्या मानव सारे जो अपने कार्य करता था वो स्वयं से करता था, चाहे वो शिकार करना हो या फिर कोई अन्य गतिविधि करना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल एनर्जी या फिर भौतिक ऊर्जा। या फिर दूसरी एनर्जी कौन सी हो जाएगी, अब पशु ऊर्जा। तो मानव का जैसे धीरे धीरे विकास हुआ तो उसने क्या पशुओं से काम लेना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे में क्या हुआ, उससे प्राप्त हुई आपको पशु ऊर्जा यानी कि एनिमल एनर्जी हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, उसने क्या पेड़ पौधों को से जो है जलाने कर अपना खाना जो है भोजन पकाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब उसने आग की खोज कर ली तो इससे क्या, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई, ईंधन, यानी कि जो बायोफ्यूल होता है वो। फिर समय के साथ तेजी से जो है मानव ने विकास किया, और आगे चल कर इसने जो है मानव ने जो है कोयले का जो है इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या, पेट्रोलियम की खोज हुई, पेट्रोलियम, फिर वो गैस हो जो प्राकृतिक गैस होती है उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। फिर सौर ऊर्जा का विकास कर लिया, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापिक ऊर्जा हो गई, तरंग ऊर्जा हो गई। ऐसी जो बहुत सारी नई नई ऊर्जा उसने खोजी हुई है। तो मानव के जो है विकास के लिए जो ऊर्जा तो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जो है निरंतर जो है इसके जो है वैकल्पिक साधनों का जो है उसने निर्माण किया है या फिर उसकी खोज की है। ठीक है, अब ऊर्जा संकट क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा संकट यानी ऊर्जा की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो ऐसा कब होता है कि ऊर्जा की जो मांग है वो अधिक है और पूर्ति है वो कम है। तो इस तरह का जो असंतुलन आ जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा संकट, यानी कि जो ऊर्जा की आपूर्ति हो रही थी उसमें कोई बाधा आ गई है। ठीक है, तो वही लिखना है, किंतु समय के साथ मांग व पूर्ति में क्या होता है, असंतुलन हो जाता है। क्योंकि जो पूर्ति है मान लो कम हो रही है और मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक असंतुलन दोनों के बीच में बन जाएगा, जिसे ही क्या बोलेंगे, ऊर्जा संकट बोलेंगे। ऊर्जा संकट इससे क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे क्या हुआ, ऊर्जा संकट गहन हो गया। ऊर्जा संकट जो है 1972 में उभर कर सामने आया, जब ओपेक देशों के क्या है संगठन ने क्या है पेट्रोलियम का उत्पादन कम करने और कीमतें बढ़ाने का क्या किया, उसने निर्णय लिया। तो ओपेक संगठन के कौन क्या है, ओपेक संगठन एक है
ठीक है। ओपेक संगठन वो संगठन है जिसमें वे सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जहाँ पे यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गैस वगैरह जो हैं उपलब्ध हैं और वो क्या करते हैं, उत्पादन करके क्या करते हैं, मार्केट में उसको बेचते हैं, विश्व व्यापार करते हैं उसका। ठीक है। तो इन देशों के जो सदस्य देश हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये किया कि हम जो है अपना जो है प्रोडक्शन कम कर देंगे, यानी कि उत्पादन कम कर देंगे पेट्रोलियम पदार्थों का, जिससे और साथ में क्या करेंगे, उनका जो मूल्य है बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या हैं, ख़त्म होने वाले ईंधन होते हैं ना। ये कैसे हैं, अनवीकरणीय है, ये तो दोबारा बनते नहीं है, बनने में इनके हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऐसे में इनका मानना यह था कि इनकी अर्थव्यवस्था का ये केंद्र होता है, क्योंकि इन देशों में बस केवल पेट्रोलियम उत्पादन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र होता है। ऐसे में क्या है, इनके भविष्य में ख़त्म जल्दी हो जाने की संभावना के चलते क्या इन्होंने किया, पेट्रोलियम का जो उत्पादन कम कर दिया। इससे क्या होगा, पेट्रोलियम के जो रेट हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, बढ़ा देंगे, साथ में उत्पादन कम हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो इनकी अर्थव्यवस्था को क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिन देशों के पास तेल नहीं था उनका, जैसे भारत है, तो भारत जो क्या करता है, लगभग जो है 80% जो अपनी जो ज़रूरत है उसके तेल की वो बाहर से यानी आयात करता है। तो ऐसे में क्या, भारत के जो अर्थव्यवस्था पर इस पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, वृद्धि दर उसकी जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, और बाहर से ही सारा कुछ भारत को खरीदना भी है, अन्य देशों पे ही उसके लिए निर्भर भी है अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए। तो ऐसे में क्या होगी, जो उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है। तो यही जो ओपेक देशों ने क्या किया, ओपेक जो संगठन है उसके देशों ने ये निर्णय लिया कि हम अपना पेट्रोलियम का क्या है, उत्पादन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कीमतें क्या हो जाएंगे, बढ़ाने का इन्होंने निर्णय किया। जिससे क्या हो, ऊर्जा संकट और गहरा हो गया। ठीक है। जब महंगी हो जाएगी ऊर्जा तो हर कोई उसको ले नहीं पाएगा ना। फिर इसका मुख्य कारण क्या था, यूएसए तथा पश्चिमी यूरोप पर राजनीतिक दबाव डालना। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया था ओपेक के देशों ने, तो उस समय जो है अरब और इजराइल युद्ध में जो है ये जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे और यूएसए समर्थन कर रहे थे, इसकी वजह से जो है इन देशों पे यानी यूएसए और पश्चिमी यूरोप पर जो है राजनीतिक दबाव डालने के लिए ऐसा ओपेक देशों ने किया था। क्यों? क्योंकि देखिए यूएसए क्या है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसको ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि उसकी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए। ठीक है। ऐसे पश्चिमी यूरोप हैं जो यानी विकसित देश होते हैं, उनको क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था उनकी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही होती है और उनकी जो ऊर्जा जो उपभोग करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर जो ऊर्जा अगर मिल रही थी इनको पहले, अगर सस्ती मिल रही थी, अगर महंगी कर देंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि इस पे राजनीतिक दबाव डालने के लिए जो है ओपेक देशों ने ऐसा किया। फिर वही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रेट दिखाया गया है कुछ यूएसए में कि 1973 में क्या रेट था जब, और उसके बाद 1981 में कितना रेट बढ़ गया, यानी कि दिखाया जा रहा है कि समय के साथ कैसे जो है रेट बढ़े हैं। तो यूएसए में जब 1973 में जो रेट था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो 39 सेंट था केवल, जो 1981 में बढ़ के कितना हो गया, $1.38 हो गया। ठीक है। अब अगर महंगा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होंगे महंगे होंगे, तो इससे क्या होगा, जो पेट्रोलियम पर कुल खर्च होगा जीडीपी का वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया, तो 1970 में जो पेट्रोलियम पर खर्च करता था यूएसए, वो कितना करता था, केवल $3 बिलियन रुपए का खर्चा करता था। ठीक है। कुल अर्थव्यवस्था है उसमें से केवल जो $3 बिलियन जो है पेट्रोलियम पे खर्चा करता था। फिर क्या 1980 तक आते आते 1980 तक आते आते पेट्रोलियम पर खर्च कितना बढ़कर हो गया, $80 बिलियन हो गया। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ना, 3 से कितना बढ़ गया, तो $80 बिलियन हो गया। ठीक है। अब देखिए अगर विकास करना है किसी देश को तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां होंगी तभी तो विकास होगा, और आर्थिक विकास करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो विकास के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, यानी ऊर्जा पे सुरक्षा होगा। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है कि ऊर्जा की आपूर्ति जो है लगातार बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो, तो उसको बोलेंगे ऊर्जा सुरक्षा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऐसे में जब स्थिति में क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो ऐसे में क्या हुआ, विकसित देशों में जो है औद्योगिक उत्पादन में क्या होगी, गिरावट आई।
ठीक है, वहाँ की जो औद्योगिक उत्पादन हो वो उसमें गिरावट आई। नीदरलैंड में सभी प्रकार के जो निजी वाहन हैं वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिए गए, प्रतिबंध लगा दिया गया और इवन और ऑड नंबर के वाहन चलाए गए, यानी एक दिन ये वाहन चलेगा इवन नंबर का तो दूसरे दिन ऑड नंबर का वाहन चलेगा। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये कदम उसने उठाया था। फिर 1979 में क्या हुआ? 1979 में महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ईरान की क्रांति हुई, जिस कारण क्या हुआ वहाँ पे उत्पादन में गिरावट आई। जब जाहिर सी बात कोई देश है अगर मान लो वहाँ पे कोई क्रांति होती है, वहाँ यानी कि जो राजनीतिक अस्थिरता होती है तो वहाँ की जो सारी आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो जाएंगी? ठप पड़ जाएंगी। अब आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ गई, वहाँ जो पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालने की जो काम साइट्स होती हैं वहाँ पे काम वहाँ पे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ ईरान में जो है क्रांति हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ पेट्रोलियम का उत्पादन में गिरावट आई। अब गिरावट आएगी जिससे मार्केट में कोई चीज़ पहुँच नहीं, सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसका क्या हो जाएगा? रेट बढ़ जाएगा। तो वही है, जब ईरान की क्रांति हुई थी उस टाइम पर भी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या होगा? रेट बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1990 की घटना में देखते हैं तो 1990 में गल्फ वार होने लगा। तो गल्फ वार में हुआ, अब वहाँ पे अगर कोई देश है वहाँ पे वार हो रहा है तो इससे क्या होगा? वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो रुक जाएंगी। वहाँ पे क्या है, मान लो पेट्रोलियम का जो है प्रोडक्शन हो रहा था तो युद्ध की अवस्था में क्या हो जाएगा? वो क्षेत्र वहाँ पे उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। तो अगर उत्पादन प्रभावित होगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा संकट क्या हो जाएगा? गहन हो जाएगा, यानी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। मान लो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे मैप थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे ये आपका गल्फ कंट्री, ये यहाँ पे मान लो हल्का ऐसे ये है आपका गल्फ कंट्री, मान लो यहाँ पे क्या हो गया? भारत है ये, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो गल्फ कंट्री के देश हैं यहाँ पे बसे हुए, ईरान हो गया, ईरान यहाँ पे ईरान हो गया यहाँ पर, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे हो गया, पाकिस्तान के बाद ईरान हो गया और यहाँ पे इराक हो गया। तो गल्फ कंट्री में ये पूरा क्षेत्र आता है, पूरा मध्य गल्फ कंट्री में यहाँ पे मध्य एशिया भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो है क्या है मुख्य रूप से तेल उत्पादन होता है। और गल्फ कंट्री यानी कि जो खाड़ी देश है, यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, और ये सब जो देश हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं। तो गल्फ वार के समय क्या हुआ, यहाँ पर ये क्षेत्र जो है युद्ध के क्षेत्र में बदल गया, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ? प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित हुआ। अब प्रोडक्शन प्रभावित हो गया तो इससे क्या हुआ? मार्केट में जो है तेल की आपूर्ति क्या हो गई? बाधित हो गई। इससे क्या हुआ? तेल कम उत्पादन होकर पहुंच रहा है मार्केट में, तो इससे क्या है विश्व बाजार में है कच्चे तेल की जो कीमत क्या होगी? बढ़ गई। अब ऐसे में क्या भारत जैसे देश के लिए बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि भारत जो अपनी ऊर्जा के लिए 80% जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है विदेश पर ही यानी कि विदेशी तेल पर ही क्या है निर्भर है। अब ऐसे में क्या अगर विदेश के क्षेत्रों में अगर तेल का मांग बढ़ती है तो ऐसे में क्या है तेल हमें महंगा मिलेगा, तेल महंगा मिलेगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था उससे क्या है धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो है 1990 में गल्फ वार के चलने से क्या होगा? ऊर्जा संकट क्या हुआ? गहन हुआ। फिर क्या है 2005-06 में जो है कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि देखिए इस समय क्या है यूएसए में मंदी का प्रभाव था। तो यूएसए में जब मंदी का प्रभाव हुआ इसका मतलब क्या हुआ? यूएसए में जो है आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि औद्योगिक उत्पादन घटा। अब औद्योगिक उत्पादन घटेगा जाहिर सी बात है तब तो क्या हुआ? कंपनियां जो हैं उत्पादन नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी किसी भी चीज़ की, तो उसका जो उत्पादन क्या हो जाएगा? उसका रेट यानी गिर जाएगा, ठीक है। उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और उसके लेने वाला कोई नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो 2005 से 6 के बीच में जो है कच्चे तेल में थोड़ी कच्चे तेल का जो मूल्य था उसमें क्या हुआ? थोड़ी गिरावट आई और उसका कारण था यूएसए में जो मंदी का जो है प्रभाव था। आप देखे सुने भी होंगे इतिहास में 2008 की जो मंदी है जो बहुत ही अधिक बड़ी प्रभावी मंदी थी, वो उसने यूएसए के जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया था। फिर अब देख लेते हैं प्रभाव, अगर ऊर्जा संकट होता है तो प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो प्रभाव क्या होगा? आपको पता है अगर तेल नहीं है, अगर तेल महंगा होगा तो प्रभाव क्या होगा? जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पे क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ा, किंतु भारत जैसे विकासशील देशों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत जो है तेजी से वृद्धि कर रहा था, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ? अगर ऊर्जा सुरक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि जो है
रुक जाएगी यानी कम हो जाएगी। तो भारत जैसे जो विकासशील जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे उन पे जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। फिर समाधान, अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान का हमको 2-3 स्तर पे देखना पड़ेगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं जिससे जो है ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। तो पहला क्या है? ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि ऊर्जा संसाधन है उनका क्या करना है? संरक्षण करना है और उसको मैनेजमेंट अच्छे से करना है। दूसरा क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा, यानी कि नए-नए ऊर्जा के स्रोत हमको ढूँढने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये क्या है? लिमिटेड समय के लिए ही हैं, कुछ समय के बाद क्या है? ये ख़त्म हो जाएंगे। आगे आने वाले अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक जो है ये ख़त्म हो जाएगा सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वैकल्पिक संसाधनों की क्या करनी पड़ेगी? खोज करनी पड़ेगी। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना पड़ेगा, जल ऊर्जा विकसित करनी पड़ेगी, बायोफ्यूल है उसको विकास करना पड़ेगा। फिर ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, सागरीय तरंग ऊर्जा है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से एनर्जी है। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो उनको विकसित करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो उनका हम क्या करेंगे? वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो अगला समाधान हो गया। फिर रिफाइनिंग क्षमता का विकास किया जाएगा, यानी कि जो तेल आता है वो कच्चा तेल होता है, उसको और अच्छे से रिफाइंड किया जाए ताकि वो और अच्छे दक्षता से कार्य कर सके। फिर क्या है? नए तेल भंडारों की खोज करना। तो हमें भी जो है अपने देश में भी जो है नए-नए तेल के भंडार जहाँ पे संभावना है पेट्रोलियम उत्पादों के होने की, वहाँ पे क्या करनी चाहिए? खोज करनी चाहिए। जैसे भारत में कहाँ खोज की गई है? केजी बेसिन। के का मतलब कृष्णा नदी हो गई, जी का मतलब गोदावरी। तो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, उनके बीच का जो बेसिन एरिया है, ठीक है, जो कैचमेंट एरिया होता है उसमें जो है क्षेत्र में खोज हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। फिर जैसलमेर इत्यादि, तो जैसलमेर में भी जो है इनके गैस के क्षेत्र मिले हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्षेत्र मिले हैं। फिर क्या करना पड़ेगा? अगला हम क्या कर सकते हैं समाधान में? तो इंजन की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार, यानी कि हमको जो मोटरसाइकिल हो गए या फिर जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन होते हैं उनकी गुणवत्ता और अच्छी करो, यानी कि वो कम तेल, यानी कि अच्छी एवरेज की गाड़ियाँ बनाई जाएँ, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे इंजन का विकास किया जाए जो हाई क्वालिटी के हों और जिनकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो है बहुत ही अच्छी हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा? तेल की बचत होगी, तेल की बचत होगी तो हमें ऊर्जा सुरक्षा में सहायता मिलेगी। फिर क्या है? निजी वाहन से सार्वजनिक वाहन को प्रोत्साहन। तो निजी वाहन से आप देखे होंगे कार वगैरह होती है, तो उसमें क्या निजी वाहन कोई व्यक्ति लेके जाएगा तो उस कार में बैठने की जगह तो 4 लोग ही है, लेकिन बैठ के केवल एक ही व्यक्ति जाएगा, ठीक है? अगर सार्वजनिक वाहन होगा तो उसमें क्या होगा? एक बस में 80-80 लोग जा सकते हैं। तो यानी कि निजी वाहन से सार्वजनिक वाहन को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे क्या है? ऊर्जा खपत में कमी आए। फिर क्या है? कम ऊर्जा उपयोग करने वाले यंत्रों का प्रयोग। तो हमें जो है ऐसे यंत्रों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जो कम एनर्जी जो है कंज्यूम करें। जैसे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मानक आधारित यंत्रों का प्रयोग करना। तो क्या करता है? देखा होगा आपने, जो पंखे वगैरह होते हैं, बल्ब वगैरह होते हैं, तो उस पर भी लिखा होता है BE, जो उसमें रेटिंग करता है कि ये कितने स्टार का है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो 5 स्टार का जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम एनर्जी जो है कंज्यूम करता है, यानी कि उसकी जो दक्षता है वो बहुत ही अधिक है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? ये इसके कुछ समाधानों को हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम क्या कर लें कि जो है जो ऊर्जा सुरक्षा को बनाई जा सके, ठीक है? तो ये कुछ उपाय रहे हमारे पास ऊर्जा सुरक्षा के लिए, और हमने यहाँ पे देख लिया कि ऊर्जा संकट होता क्या है, यानी एनर्जी क्राइसिस होती क्या है, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है ये, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। तो इस पर जो है कॉल करके जो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप से संबंधित। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।